तो एक तो हम लोगों ने केल्सन पर बात की थी, और केल्सन की जो विधि और व्यवस्था है उसकी वैधता का आधार ये मूल मानक है। वो ऐसा मानते हैं कि मूल मानक इसके उत्पन्न हुए बिना कोई विधिक व्यवस्था कायम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मूल मानक है क्या, जिसे वो ग्रून नॉर्म ये कह रहे हैं। तो मूल मानक के संबंधों में उन्होंने मत व्यक्त किया है कि किसी भी विधिक व्यवस्था में रहने वाले लोग कुछ नियमों के बारे में, वे नियम सांविधिक सृजन हो सकते हैं या फिर वे रूढ़ि के तौर पर हो सकते हैं, कैसे भी हों, लेकिन उन नियमों के मुताबिक ही अपने जीवन को रेगुलराइज किया जाए, इस प्रकार की इच्छा ये रखते हैं। और नियमों के इस समूह को ही उन्होंने संविधान ये नाम दिया है। ये रूढ़िजन्य और अलिखित ये भी हो सकता है, और ये सांविधिक सृजन हो ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये होता है हर विधिक व्यवस्था में, और उस विधिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों की ये मान्यता होती है कि उनके जीवन की व्यवस्था उन्हीं नियमों द्वारा जो कुछ अपेक्षित हो उसके मुताबिक की जाए। तो संविधान अलग है, संविधान के नियमों में भी यह नहीं लिखा है कि संविधान के नियमों का पालन किया जाए। आप अपने देश के संविधान जो सांविधिक सृजन है, किसका, संविधान सभा का, उसे भी देख सकते हैं, उसके नियमों में ये कहीं नहीं लिखा है, उसमें तो सिर्फ वर्णन है कि शासन व्यवस्था के तीनों अंग आखिर कैसे संगठित होंगे, उनके अधिकार और शक्तियां ये क्या होंगी, जनता के साथ उनका क्या संबंध होगा, उनका परस्पर क्या संबंध होगा, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन ये किया जाना चाहिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 37 इस प्रकार की घोषणा कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ इतना कहता है कि इस अध्याय द्वारा, ठीक है, जिन तत्वों की चर्चा की गई है वे शासन की नीति में मूलभूत होंगे। क्लियरली ये नहीं कहता कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में शासन और व्यवस्था अवैध मानी जाएगी, इस प्रकार की कोई, ठीक है, अभिव्यक्त घोषणा ये संविधान नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी जो विभिन्न निर्णय आए हैं न्यायालय के, उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और उसके विरोध में संविधान का संशोधन ये भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब संविधान कुछ है जो कागज पर लिखे, ठीक है, तथ्य रूप में मौजूद संविधान से भिन्न है, ठीक है ना। संविधान का मूल ढांचा कहीं लिखा तो नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा है। केशवानंद भारती में भी उन्होंने यही कहा कि समय समय पर हम ये बताएंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। जैसे उनका लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, तो कहां लिखा है संविधान में कि लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक शासन का चलना सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्धारित किया एक संविधान का भाग है। यानी तथ्य रूप में संविधान, तथ्य के तौर पर संविधान, ये तो आपको किताब के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन तथ्य के तौर पर जिस संविधान को आप जानते हैं, संविधान उससे कुछ इतर है, कुछ अलग है, ठीक है। तथ्य के तौर पर तो आप एक संविधान को जानते हैं, लेकिन संविधान तथ्य के तौर पर जाने गए संविधान से अलग है। अगर न होता तो ये लोकतंत्र, समानता, निरंकुशता का अभाव, न्यायिक पुनरीक्षण, ये जो चीजें संविधान के मूल ढांचे का भाग घोषित की गई,
ये आखिर संविधान में कहां लिखी है? ये तो कहीं भी नहीं लिखी। इसका मतलब तथ्य रूप में मौजूद संविधान और संविधान, इसके बीच भी अंतर है। और वो संविधान जो तथ्य रूप में मौजूद नहीं होता, ये यूं कहें वो संविधान जो तथ्य रूप में मौजूद हुए बिना अपने पालन या अपने अनुपालन किए जाने की इच्छा को उस विधिक व्यवस्था के लोगों में उत्पन्न कर दे, वही संविधान उस विधिक व्यवस्था की वैधता का आधार होता है, ऐसा केल्सन बता रहे हैं। और वैधता का आधार क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उस विधिक व्यवस्था के लोगों की यह इच्छा है कि उस संविधान के मुताबिक ही शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। तो केल्सन के मुताबिक मूल मानक क्या हुआ कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, यह है, ठीक है ना। संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, यह मूल मानक हुआ। और इस मूल मानक से, ठीक है, क्योंकि इस मूल मानक का अनुपालन यदि होगा तभी संविधान उस विधिक व्यवस्था में जो समझा जाता होगा वो एक प्रभावी और वैध विधिक व्यवस्था को जन्म दे पाएगा। अगर इस मूल मानक द्वारा वर्णित अपेक्षा का पालन नहीं होगा तो उस विधिक व्यवस्था में जिसे संविधान समझा गया उसका मतलब ही क्या बचेगा, ठीक है ना। जैसे आप अपने जीवन में कहते हैं डेली रूटीन लाइफ में कि तुम ये कह तो रहे हो, लेकिन ये कहना जिस मान्यता को जन्म देता है उस मान्यता को मान तो रहे ही नहीं। तुम कहते तो ये हो कि ये मंदिर है, लेकिन मंदिर का जो सम्मान होना चाहिए वो तो इसे दे ही नहीं रहे। तो काहे का मंदिर? इसका मतलब मंदिर की मान्यता के लिए सिर्फ घोषणा पर्याप्त नहीं है। मंदिर की मान्यता के लिए मंदिर की प्रभावकारिता मंदिर के तौर पर यह भी जरूरी है। अगर मंदिर मंदिर के तौर पर स्थापित और प्रसिद्ध नहीं है, यानी वो मान्यता जो उस स्थान को मंदिर बनाती है, वो मान्यता यदि प्रभावकारी नहीं है तो मंदिर को मंदिर घोषित कर देने मात्र से वो मंदिर हो तो नहीं जाएगा ना। सिर्फ घोषणाएं अगर स्थानों का, व्यक्तियों का और वस्तुओं के गुणों को परिवर्तित कर सकती तो हम दुष्टों को संत घोषित कर देते हैं, तब तो जेलों की जरूरत खत्म है। ठीक है, हम कह देते कल से ये फलाने संत माने जाएंगे और वो संत हो जाते हैं। तो घोषणाएं ये वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के गुणधर्म को परिवर्तित ये तो नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि अगर किसी विधिक व्यवस्था में एक संविधान है तो मूल मानक ये भी है कि इस संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन ये मूल मानक प्रभावी तो होना चाहिए। ठीक है, अर्थात वाकई जब उस विधिक व्यवस्था के अंग काम करें तो उस संविधान में वर्णित नियमों का पालन वाकई में होना चाहिए। अगर यह मूल मानक है, इसके बावजूद उस संविधान में वर्णित नियमों का पालन नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उस विधिक व्यवस्था को एक वैध विधिक व्यवस्था कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि एक वैध विधिक व्यवस्था तो तभी निर्मित होगी जब मूल मानक जो कुछ कह रहा है उसके मुताबिक वो विधिक व्यवस्था स्थापित हो। मूल मानक क्या कह रहा है कि संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर संविधान में वर्णित नियमों का
पालन नहीं हो रहा, संविधान सांविधिक सृजन है या रूढ़ है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर संविधान में वर्णित नियमों का पालन नहीं हो रहा तो मूल मानक प्रभावी है, यह कैसे मान लिया जाए? और मूल मानक यदि प्रभावी नहीं है, अर्थात संविधान में वर्णित नियमों का पालन नहीं हुआ, तो उस विधिक व्यवस्था में जो अन्य मानक सृजित हुए हैं, अर्थात जो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है, अन्य मानक उसी को तो कह रहे हैं, ठीक है। तो जो अन्य जनरल लॉ ऑफ द लैंड है वो वैध विधि है, ये कैसे माना जाए? क्योंकि केल्सन तो कहते हैं कि मूल मानक यही, ठीक है, विधिक व्यवस्था के जन्म का आधार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि केल्सन की बात का जो नटशेल में मतलब है, वो नटशेल में मतलब यह निकल कर आ रहा कि एक वैध विधिक व्यवस्था सिर्फ मूल मानक के होने से और मूल मानक द्वारा अपेक्षित संविधान के होने से स्थापित नहीं हो जाती, बल्कि मूल मानक कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, प्रभावकारी। मूल मानक यह भी होना चाहिए, मूल मानक की प्रभावकारिता यह भी आवश्यक है एक वैध विधिक व्यवस्था के स्थापित होने के लिए। यह भी केल्सन की मान्यता का आवश्यक भाग यह बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मूल मानक, इसकी प्रभावकारिता यह होनी चाहिए। अगर केल्सन ऐसा निर्धारित नहीं करेंगे तब तो यह वही बात हो जाएगी कि सिर्फ मूल मानक ये घोषणा भर बनकर रह जाएगा। उसी तरह जैसे आप किसी स्थान को मंदिर घोषित कर दो, लेकिन उसे मंदिर का महत्व और मान्यता ये दो ही मत, ये तो फिर कुछ ऐसी चीज बन जाएगा। इसलिए केल्सन ने एक शर्त रखी और केल्सन ने कहा कि एक विधिक व्यवस्था वैध रूप से स्थापित हो, इसके लिए न सिर्फ मूल मानक हो, और मूल मानक होगा तो संविधान ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है ना, चाहे वो सांविधिक सृजन के रूप में हो चाहे रूढ़ के रूप में हो। तो केल्सन ने कहा कि न सिर्फ मूल मानक हो, बल्कि वो मूल मानक उस विधिक व्यवस्था में एक प्रभावकारी मूल मानक के तौर पर स्थापित भी हो। एक प्रभावकारी मूल मानक की संकल्पना ये केल्सन ने सामने रखी है, और यही वो बिंदु है जो केल्सन के कपड़े ही उतार देगा, ठीक है। यही वो बिंदु है जहां पर केल्सन के कपड़े उतर जाएंगे, केल्सन कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने कहा कि प्रभावकारी मूल मानक ये होना चाहिए, क्योंकि प्रभावकारी अगर मूल मानक नहीं है तो फिर उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था विधिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका पालन नहीं होगा। तो फिर उस संविधान का क्या मतलब जिसका पालन ही नहीं हो रहा, ठीक है। और आप कहते हैं मूल मानक ही विधिक व्यवस्था के वैध होने का आधार है, संविधान का पालन हो नहीं रहा, तो इसका मतलब मूल मानक प्रभावी नहीं है, क्योंकि मूल मानक तो ये संविधान में वर्णित नियमों का पालन होना चाहिए, वो हो नहीं रहा, इसका मतलब मूल मानक अप्रभावी है, ठीक है ना। और जब मूल मानक अप्रभावी है तो आपके मुताबिक व्यवस्था अप्रभावी है। अप्रभावी मीनिंग देयर बाय, अगर प्रभावी भी है तो वो गुंडा गर्दी से प्रभावित है, ठीक है, प्रभावी है, वो ऐसे ही प्रभावी जैसे गुंडा, ठीक है, या डकैत अपनी बात मनवा लेता है। बात तो डकैत की भी प्रभावी है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं डकैत की बात प्रभावी नहीं है, रोज ही प्रभावी है, लेकिन फिर तो बात प्रभावी इस ढंग की हो जाती है। एक बात होती है जिससे आप विवश होते हो, और एक बात होती है जो आपसे मनवा ली जाती है। एक बात जिसे आप मानने के लिए विवश हो, ठीक है, विवशता अनुभव कर रहे हो क्योंकि वो जस्ट और ठीक है, और एक बात है जो आपसे जबरदस्ती मनवाई जा रही है ताकत के बल पर। तो अगर मूल मानक अप्रभावी है तो भले ही विधिक व्यवस्था रहे, लेकिन वो विधिक व्यवस्था पर गुंडों की विधिक व्यवस्था ये बन जाती है। इसका मतलब एक वैध विधिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए
एक प्रभावकारी मूल मानक की आवश्यकता है। ठीक है, अब सवाल यह पैदा हो रहा है, किसी मूल मानक को प्रभावी कब माने? क्योंकि लफंगे ये समाज में हमेशा ज्यादा रहे, ठीक आदमी बहुत कम रहा। गैलीलियो, कोपरनिकस इन बातों के आधार पर फांसी पा गए। सुकरात को जहर दे दिया गया क्योंकि वो युक्ति संगत बात कर रहे थे और बाद में प्रमाणित यह हुआ कि ठीक वही थे। तत्कालीन समाज ठीक नहीं था, जबकि वे संख्या में एकदम कम थे और कम होने की वजह से वे तत्कालीन समाज को प्रभावित नहीं कर सके। तो कोई जरूरी नहीं कि जो ठीक हो वही प्रभावी भी हो, यह भी कोई जरूरी नहीं। यानी प्रभावकारिता और जस्टनेस, इसके बीच कोई संबंध हो आवश्यक नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां से हार्ट का जन्म हो जाएगा। यही वो बिंदु है, हार्ट का जन्म भी यहीं से होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब होगी तब केल्टन, बेंथम और ऑस्टिन इनके विचार विधिक जगत में प्रभावी होंगे और हिटलर के आदेश वे मूल मानक द्वारा दिए गए आदेश माने जाएंगे। और फिर अगर वो आदेश जो हिटलर ने दिए वे अगर विधिक व्यवस्था के मुताबिक वैध माने जाएं तो फिर अवैध होता क्या है? फिर तो कुछ अवैध होता ही नहीं। यही वो बिंदु है जहां से हार्ट का जन्म होगा। क्योंकि हमने कहा हमेशा कि जब विचार में कमी प्रतीत होगी तभी नया विचार आएगा। जब तक पुराने विचार में या पुरानी चीजों में कोई कमी है ही नहीं, तब तक नई चीजें आएंगी ही क्यों? तो कुछ तो कमी आएगी, यही वो कमी होगी। तो केल्टन एक प्रभावकारी मूल मानक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मूल मानक को प्रभावी कब माना जाए ये नहीं बता पा रहे हैं। समाज के कितने लोग न्यूनतम कम से कम उसे एक प्रभावी मूल मानक के तौर पर स्वीकार कर लें या एक मूल मानक के तौर पर स्वीकार कर लें तो हम उसे प्रभावकारी मूल मानक मान लें, इसकी कोई व्याख्या केल्टन ने प्रस्तुत नहीं की। और जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक समाज में प्रभावकारी मूल मानक भले ही कोई रहे, लेकिन न्यायालय ये अगर उसे प्रभावकारी मूल मानक नहीं मान रहा है तो उस मूल मानक की विधि मान्यता, ठीक है, इसको स्थापित नहीं माना जाता। प्रभावकारी मूल मानक तो पाकिस्तान में सेना दिखाई देती है हमेशा, ठीक है ना। प्रभावकारी मूल मानक वहां क्या दिखाई देता है? सेना, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया के सब देश, अभी भी छप रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख पता नहीं चुनावों के संबंध में क्या आएगा, जो जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी जीती बताई गई है, जबकि बताया ही जाता कि इमरान खान की पार्टी जीती है। तो प्रभावकारी मूल मानक ये तो अलग है, लेकिन न्यायालय किसको प्रभावकारी मूल मानक मानेगा पता नहीं। और आप कहते हैं कि मूल मानक प्रभावी होना चाहिए, प्रभावकारी। कल न्यायालय ने अगर न माना इस मूल मानक को प्रभावी जो वर्तमान में वहां है, तो इस मूल मानक के द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था के बारे में केल्टन क्या कहेंगे? ये वैध है या अवैध, क्या है ये? ठीक है, तो एक झंझट ये क्रिएट हो गया और केल्टन इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। केल्टन कहते हैं मूल मानक की प्रभावकारिता ये आवश्यक है। ये बात सामान्य दिनों में ठीक लगती है, जिसे हिंदुस्तान के संदर्भ में ठीक है। यहां मूल मानक भी है, प्रभावकारी भी है। अच्छा, क्रांति हो जाए और वर्तमान मूल मानक बदल जाए, जो कि हिंदुस्तान में असंभव है, हो ही नहीं सकता। भले ही इस चुनाव में यह कहा गया हो कि संविधान बदल जाएगा, वो तो एक शिगूफा है, बेवकूफी की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं, बदल ही नहीं सकता।
ठीक है, लेकिन फिर भी कहा तो गए। तो अगर क्रांति हो और मूल मानक बदल जाए, पुराना हट जाए, नया आ जाए, तब भी केल्सन की बात ठीक रहती है, क्योंकि तब मूल मानक ही बदल गया। पुराना अप्रभावी हो गया, नया प्रभावी हो गया, और नई विधिक व्यवस्था नए प्रभावकारी मूल मानक के मुताबिक स्थापित हो गए। उन दशाओं में क्या होगा, या स्वयं मूल मानक में संशोधन के जो नियम दिए गए उनके मुताबिक मूल मानक संशोधित कर दिया गया, जैसे हमारे यहां संविधान संशोधित कर दिया जाता है, और संशोधित मूल मानक के मुताबिक प्रभावकारी विधिक व्यवस्था स्थापित हो गई, यहां भी ठीक है। लेकिन उन दशाओं में क्या होगा जब क्रांति हुई किंतु असफल हो गई? ठीक है ना, क्रांति तो हुई लेकिन असफल हुई है, सफल नहीं हुई। लेकिन कुछ समय तक क्रांतिकारी सफल रहे, अर्थात कुछ समय तो नया मूल मानक प्रभावकारी मूल मानक की भूमिका में आ गया, कुछ समय के लिए पुराना मूल मानक प्रभावकारी मूल मानक की दशा में नहीं रहा, और बाद में फिर पुराना ही मूल मानक प्रभावकारी मूल मानक बन गया। क्रांतिकारियों ने जो नया मूल मानक स्थापित किया था वो प्रभावकारी मूल मानक रहा ही नहीं। अब हम कौन सी विधिक व्यवस्था को वैध माने? क्यों? विधिक व्यवस्था का जो वैध होना है वो मूल मानक की प्रभावकारिता पर आधारित है। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां प्रभावकारी मूल मानक कुछ है और विधिक व्यवस्था कुछ है। तो उन दशाओं में है जहां क्रांति होती है किंतु असफल हो जाती है, उन दशाओं में केल्सन का जो मूल मानक का सिद्धांत है या जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है, ये कोई जवाब नहीं दे पाता और ये कोई उत्तर विधिक व्यवस्था की वैधता के संबंध में दे ही नहीं पाता। ठीक है, पहली बात, मूल मानक प्रभावकारी मूल मानक मान लिया जाए। ठीक है, यह मान्यता किसकी मान्यता पर आधारित है, न्यायालय की या लोगों की? पहले तो यह तय करिए। ठीक है भाई, किसकी मान्यता पर आधारित है? लोग उसे प्रभावकारी मूल मानक माने तो उसे प्रभावकारी मूल मानक माना जाएगा। तो फिर गैलीलियो, कोपरनिकस, सुकरात, बात तो लोग मान ही नहीं रहे, बात उन्हीं की ठीक है। तो एक गलत बात को ठीक मान लेने की प्रेरणा देना, ये कहां तक उचित होगा एक विचारक और चिंतक के नाते? ये तो ठीक ही नहीं है। तो अगर प्रभावकारी मूल मानक हम लोगों की मान्यता के मुताबिक निर्धारित करेंगे तब तो हो सकता है बंटाईधार हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे लोगों की राय तो अक्सर गलत बात के पक्ष में होती है। आप सर्वे करा लो विभिन्न इश्यूज पर, सबसे ज्यादा लोगों के मत गुंडागर्दी के पक्ष में होते हैं। रीजनेबल बात कहने वाले तो लोग ही बहुत कम हैं। तो अगर आप बहुमत पर मूल मानक की प्रभावकारिता ये आधारित कर दोगे तब तो ईश्वरी मालिक है, कौन सी विधिक व्यवस्था स्थापित होगी पता नहीं, क्योंकि जस्टिस और बहुमत इसके बीच अक्सर कोई संबंध नहीं होता। इसके आप देखेंगे कोई संबंध नहीं। आप सोचो, राम जैसा व्यक्ति घर से निकाला गया और अयोध्या में असंतोष की एक आवाज सुनाई नहीं देती। लोग राम को छोड़ने उनके पीछे अयोध्या चले गए, जंगल चले गए होंगे, लेकिन क्या राजा का विरोध किसी ने किया? क्या रानी का विरोध किसी ने किया? ठीक है, उस समाज की क्या बात कहें जिसमें राजघराने की स्त्री उसी के परिवारीजनों के समक्ष, ठीक है, वस्त्रहीन की जाने की मतलब प्रयास चल रहा है और समाज मौन है। इतना तो आज नहीं होगा, सड़क पर करके देखो किसी के साथ, लोग जूतों मारेंगे वहीं। ठीक है, तो इतना गिरा समाज तो आज नहीं है, क्योंकि गिरावट बहुत ज्यादा है। इसके मतलब यह है कि जस्ट बात
और इफेक्टिव बात, इसके बीच परस्पर संबंध हो जरूरी नहीं है। तो मूल मानक की प्रभावकारिता ये कहां से आएगी? ये लोगों के मत पर आधारित होगी, लोगों की मान्यता पर आधारित होगी, या कोई अन्य अंग है जिसे न्यायालय कम से कम वो मूल मानक को प्रभावकारी माने तो आप मूल मानक को प्रभावकारी मानोगे? ये बात केल्सन ने बताई ही नहीं। केल्सन की सबसे बड़ी कमी तो यह है कि वो मूल मानक की प्रभावकारिता की बात तो करते हैं, लेकिन किसी मूल मानक को प्रभावकारी मूल मानक कब माना जाए, स्वयं ये बताते ही नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है। और जो तुम्हारी विधिक व्यवस्था का आधार बिंदु है भाई, तो विधिक व्यवस्था का आधार बिंदु तुम्हारा क्या है? मूल मानक। तुम कहते हो सारी विधिक व्यवस्था मूल मानक से स्थापित होती है, और जब सारी विधिक व्यवस्था मूल मानक से ही स्थापित होती है तो फिर सवाल यह कि आप मूल मानक के संबंध में सारी बातें ये तो स्पष्ट करो, क्योंकि तुम्हारी बात का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हो उसी को तुम अस्पष्ट छोड़ दो तो बात ही क्या है? फिर तो आपने कोई बात की ये मतलब ही नहीं है। तो प्रभावकारी मूल मानक की प्रभावकारिता ये किन तत्वों पर आधारित है, इसकी कोई चर्चा केल्सन ने नहीं की। ये केल्सन का म्यूट पॉइंट है और जिस पर उनकी आलोचना होती है। क्रांति की दशाओं में केल्सन का जो मूल मानक है ये कोई सहायता नहीं कर पाता है। ये केल्सन का दूसरा फॉल्ट है। और केल्सन की बातों पर जिन लोगों ने विश्वास किया उनकी समाज में फजीहत ही हुई है। पाकिस्तान के 2 उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। एक मामले में एक मामला आसमा वर्सेस जिलानी है और दूसरा शायद डोसा वर्सेस स्टेट है, ऐसे करके, ठीक है। इन मामलों में क्या हुआ? एक शासक ने, ठीक है, पुरानी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। वहां तो रोज ही मार्शल लगता है, रोज ही कभी जिया उलग किसी को पलट देते हैं, कभी कोई किसी को पलट देता है, वहां तो यही होता है। तो एक शासक ने दूसरे शासक को अपदस्थ कर दिया, यानी प्रभावकारी मूल मानक बदल गया, इफेक्टिव मूल मानक नया हो गया, पुराना हटा दिया गया, ठीक है। अब ये नया मूल मानक प्रभावकारी था। इस मूल मानक के अस्तित्व में आने को चुनौती दी गई। ये कहा गया ये वैध मूल मानक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने केल्सन के सिद्धांतों पर विश्वास किया और केल्सन ये कहते हैं कि विधिक व्यवस्था की वैधता मूल मानक की प्रभावकारिता पर आधारित होती है। तो अगर वही LHS = RHS 20 वर्षा पढ़ लें तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रभावकारी मूल मानक के द्वारा स्थापित व्यवस्था वैध होती है। इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। भाई हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि अलजेब्रा में आप इक्वेशंस सॉल्व करते हैं तो LHS = RHS होता है और तभी इक्वेशन प्रूव हुई मानी जाती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक प्रभावकारी विधिक व्यवस्था मूल मानक जो प्रभावकारी है वो स्थापित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि विधिक व्यवस्था तभी वैध होती है जब मूल मानक प्रभावकारी होता है। आप बात को किसी तरीके से कह लें, प्रभाव यही आएगा कि प्रभावकारी मूल मानक द्वारा स्थापित व्यवस्था वैध होती है, यही आना है प्रभाव। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने केल्सन की थ्योरी पर विश्वास करते हुए यह कह दिया कि वर्तमान में जो प्रभावकारी मूल मानक है इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था वैध है। अब क्या हुआ? निर्णय आ जाए कल, ये वाला हटा दिया गया सप्ताह से, पुराना वाला फिर आ गया। अब फिर झंझट हो गया कि भाई अब तो फिर बदल गया मसला, ठीक है। तो एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि भाई ये चीज तो बहुत ही गलत है, ठीक है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। मूल मानक, उन्होंने ये कहा कि मूल मानक की प्रभावकारिता, ठीक है, इसको न्यायालय के निर्णय पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय ये देखे कि जो प्रभावकारी मूल मानक इस समय है क्या वो वैध ढंग से आया है, और इसी बात को अगले मामले में तरजीह दी गई है। और तरजीह देते हुए मार्शल लॉ पाकिस्तान में चल रहा था और एक रेगुलेशन लागू किया गया। तो प्रभावकारी मूल मानक तो मार्शल लॉ द्वारा स्थापित मूल मानक जो है वो है ना, क्योंकि मार्शल लॉ चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि मार्शल लॉ लगाना ही अवैध था, ठीक है, इसलिए भले ही ये रेगुलेशन प्रभावकारी मूल मानक के द्वारा स्थापित रेगुलेशन है, फिर भी ये प्रारंभ से ही शून्य है। क्यों? जो प्रभावकारी मूल मानक था वो मूल मानक उस ढंग से अस्तित्व में आया ही नहीं जिस ढंग से उसे अस्तित्व में आना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि मूल मानक की प्रभावकारिता न्यायालय के निर्णय पर आधारित हो गई। इसका मतलब यह हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंततः विधिक व्यवस्था की वैधता मूल मानक पर आधारित कहां रह गई? न्यायालय के निर्णय पर आधारित ये हो गई। और यह बात केल्सन के मुताबिक हो ही नहीं सकती। केल्सन के मुताबिक मूल मानक, इसकी प्रभावकारिता ही विधिक व्यवस्था की वैधता के लिए उत्तरदायी है, जबकि यहां स्थिति अलग लग रही है। और केल्सन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये केल्सन की जो थ्योरी है उसकी कमी है। दूसरी ओर एक बात और है, कोई मूल मानक कितने समय प्रभावी रहे, कितने समय, कि उसे एक प्रभावकारी मूल मानक मान लिया जाए, यह भी केल्सन ने नहीं बताया। कौन उसे प्रभावकारी मूल मानक माने यह भी नहीं बताया, और कितने समय उसे प्रभावकारी मूल मानक माने जाने पर, यानी जैसे अभी प्रभावकारी मूल मानक स्थापित हुआ और अभी से हम उसे प्रभावकारी मूल मानक मान लें, उसके द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था को वैध ये मान लें, या इस मूल मानक के एक निश्चित समय तक बने रहने के बाद ही हम इस मूल मानक को प्रभावी मूल मानक ये माने। एक और मुकदमा आपकी किताबों में दिया है, रोडेशियाई मामला है, ठीक है, उसमें एक विद्रोह हुआ, ठीक है, और एक विद्रोह होने के बाद जो सरकार स्थापित हुई उसे प्रभावकारी मूल मानक ये माना जाएगा। भाई वो तो प्रभावकारी मूल मानक है ही। अब ये जो नई सरकार आई है, ये जिस संविधान यानी जिन नियमों के मुताबिक काम कर रही थी, 2 साल तक न्यायालय ने उसके कामों को वैध नहीं माना। 2 वर्ष तक उन्होंने इस व्यवस्था को प्रभावकारी मूल मानक माना, लेकिन इसके आदेशों की जो विधि मान्यता थी वो पुराने मूल मानक जो अप्रभावी हो गया था उसके मुताबिक निर्धारित की। अब हम क्या माने? न्यायालय का निर्णय गलत, ठीक है, और या फिर ठीक है ये प्रभावकारी मूल मानक जो कि अवैध ढंग से न्यायालय के मुताबिक सत्ता में आ गया है, इसके द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था को वैध माने, क्या माने, इस विषय पर कोई उत्तर केल्सन नहीं दे पाते। यानी केल्सन के एक प्रभावकारी मूल मानक की जो संकल्पना है ये क्रांति की अवस्था में बिल्कुल अप्रासंगिक और बिल्कुल जिसे कहें 2 कौड़ी की साबित होती है। इसका कोई मतलब नहीं बचता। ठीक है, फिर केल्सन इस बात का जवाब ये भी नहीं देते कि प्रभावकारी मूल मानक किस मूल मानक को माने? जिसने ताकत से खुद को प्रभावी कर लिया, वो जिसे लोग अपनी इच्छा से प्रभावी मानते हैं वो, या न्यायालय जिसे प्रभावी मानता है वो? कौन सा मूल मानक प्रभावी मानोगे? कौन सा मूल मानक प्रभावी? जो मूल मानक खुद को प्रभावी कर ले ताकत से,
ठीक है, उसको अगर आप प्रभावी मानोगे, इसका मतलब तो गुंडों को प्रभावी मानोगे, और गुंडों के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अगर आप वैध मान लोगे, वही कहते हैं कि तुम हमें मजबूर कर सकते हो कुछ करने के लिए, लेकिन मेरी आत्मा को गुलाम नहीं कर सकते। तुम मेरे शरीर को विवश कर सकते हो, लेकिन तुम तो उल्टी बात कर रहे हो। तुम तो गुंडों की विधिक व्यवस्था को एक वैध विधिक व्यवस्था ये स्थापित कर रहे हो। तो प्रभावकारी मूल मानक ये अगर ताकत से खुद को प्रभावी बनाता है, तो इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था, प्रभावकारी मूल मानक द्वारा स्थापित व्यवस्था के होते हुए भी एक वैध विधिक व्यवस्था कम से कम एक युक्ति संगत मनुष्य तो कभी नहीं कह पाएगा कि ये एक वैध विधिक व्यवस्था हो जो एक प्रभावकारी मूल मानक के द्वारा स्थापित हुई, ऐसे प्रभावकारी मूल मानक के द्वारा जिसने जबरदस्ती अपने को प्रभावी बना रखा है। लेकिन केल्सन ने यह बात नहीं बोली, और जब केल्सन ने यह बात नहीं बोली तो यह केल्सन के स्तर पर कमी है। दूसरी, ठीक है, वो विधिक व्यवस्था जिसे न्यायालय एक प्रभावकारी मूल मानक के द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था नहीं मान रहा, उसके संबंध में आपका मत क्या है, ये भी आपने नहीं बताया। ठीक है, न्यायालय, जबकि दुनिया में स्थिति यह दिखाई दे रही है कि मूल मानक उसे प्रभावकारी माना जा रहा है जिसे न्यायालय प्रभावकारी मूल मानक माना जा रहा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा, रोडेशियाई मामले, उसमें भी देखा न्यायालय जिसको प्रभावकारी मूल मानक मान रहा है उसे एक प्रभावकारी मूल मानक ये माना जा रहा है। नहीं, मूल मानक कौन, ठीक है, और कितने समय तक प्रभावी रहने पर मूल मानक, ठीक है, ये डिसाइड किया जाएगा, ये कुछ बता ही नहीं रहे। और तीसरी बात वो है, ठीक है, कि अगर लोग दूसरे को प्रभावकारी मूल मानक मान रहे हैं और इनफैक्ट दूसरा है, तब आप क्या कहेंगे? तो केल्सन की जो प्रभावकारी मूल मानक की संकल्पना है ये बिल्कुल अप्रासंगिक दिखाई देती है क्रांति के मामलों में। ठीक है, ये केल्सन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्ट में। हार्ट की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। हार्ट 20वीं शताब्दी के प्रमाणवादी हैं। 18वीं 17वीं शताब्दी के प्रमाणवादी ऑस्टिन और बेंथम है। ये लोग 1800 कुछ में आए, 1700 कुछ में आए, और 1800 कुछ में यानी 19वीं शताब्दी के नहीं, 19वीं शताब्दी तो यही है, बेंथम ऑस्टिन। हाँ ठीक है, 1800 कुछ में है बेंथम ऑस्टिन, ठीक है। और उसके बाद केल्सन है, और उसके बाद हार्ट सबसे मॉडर्न प्रमाणवादी विचारक है। और वो अस्तित्व में इसलिए आएंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये केल्सन के बाद हो जाएगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ होगा वो तत्कालीन संप्रभुओं का समादेश भी होगा, और वो तत्कालीन मूल मानकों से विधि मान्यता प्राप्त करने वाला मानक ये भी होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर उसको कोई वैध कहेगा तो फिर अवैध की कोई अन्य डेफिनेशन संभव ही नहीं है। उसे किसी भी दशा में वैध नहीं कहा जा सकता, जबकि ऑस्टिन और बेंथम के मुताबिक वो संप्रभु का समादेश भी होगा, जो ऑस्टिन और बेंथम के मुताबिक विधि होता है, और वो केल्सन के मुताबिक तत्कालीन प्रभावकारी मूल मानक से, ठीक है, विधि मान्यता प्राप्त करने वाला मानक ये भी होगा। लेकिन इसके बाद भी उसके द्वारा स्थापित विधिक व्यवस्था को शायद दुनिया में कोई मिले जो वैध कह दे, अन्यथा कोई भी उसे वैध कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। और जब यह दशा होगी तो प्रमाणवाद पूरी तरह अप्रासंगिक और एक बोगस विचारधारा है, इसकी मान्यता का खतरा यह पैदा हो जाएगा। फिर तो ये विचारधारा पूरी तरह से आउटडेटेड और गलत ये साबित हो जाएगी। ऐसी दशा में प्रमाणवाद को बचाने के लिए हार्ट सामने दिखाई देंगे,
और हार्ट अंशतः प्राकृतिक विधि विचारधारा का सहारा लेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक विधि विचारधारा का सहारा लेकर कानूनी नियमों में न्यूनतम नैतिकता, ठीक है, न्यूनतम नैतिकता, इसकी बात, मिनिमम मोरालिटी, इसकी बात करेंगे। हार्ट एक समाजशास्त्रीय विचारक कहे जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट आकर के प्रमाणवाद का बचाव करेंगे और हार्ट नियमों के रूप में कानून की व्याख्या करेंगे कि कानून नियम ये है और नियम से ही बनता है। और नियम, हमने आपसे कई बार कहा कि प्रत्येक शब्द का अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। जब आप नियम बोलते हैं तो नियम में मिनिमम मोरालिटी होगी, ये अंतर्निहित दिखाई देता है। जैसे पुत्र आप कहते हैं तो कुपुत्र आपकी कल्पना में नहीं होता, सुपुत्र ही आपकी कल्पना में होता है, ठीक है ना। तो शब्द अपने में कुछ प्रतिध्वनित करता है, ठीक है। तो ऐसा ही है कि जब नियम आप कहते हैं तो मिनिमम मोरालिटी उस बात में होगी जिसको नियम के तौर पर मान्यता मिली होगी, ऐसा ऑटोमेटिकली प्रतिध्वनित होता है। तो हार्ट सामने आएंगे इसी स्थिति में और अपनी थ्योरी, नियमों की प्रस्तुत करेंगे। हार्ट क्या है, क्या बात करेंगे, कल बात करेंगे।